तो नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था जोशीमठ के इतिहास के बारे में और वहाँ पड़ने वाली दरारों के बारे में। आज की वीडियो में हम समझते हैं करंट सिचुएशन क्या है। लेकिन एक सवाल उठता है कि जब किसी हिल एरिया में आपदाएं या वहाँ के एरिया को नुकसान होने वाला होता है तो क्या तभी हमारी गवर्नमेंट सामने आती है? क्या उससे पहले कोई तैयारी नहीं? जिस तरह पिछली वीडियो में हमने जाना था कि गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से मशहूर जोशीमठ में हो रहे भूधसाव से स्थिति लगातार बिगड़ती है और कई मकानों को अपनी चपेट में ले लेती है, जिसमें खासकर मारवाड़ी वार्ड में जमीन के अंदर पानी के रिसाव से कई घर और कई लोग प्रभावित हुए और कई लोगों ने अपना घर तक छोड़ दिया। परंतु अभी के हालातों को समझें तो इन चीज़ों के बाद स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय मामले की निगरानी करता है और सिचुएशन को देखते हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हाई लेवल मीटिंग करते हैं। जो मैंने आपसे कहा ना, कुछ घटनाओं के बाद हमारी सरकार सामने आती है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, इरिगेशन, होम डिपार्टमेंट के अधिकारी और कमिश्नर गढ़वाल सर्कल और चमोली के डीएम शामिल होते हैं, जिसमें डीएम द्वारा रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चलाए गए और लैंडस्लाइड के कारण जिन लोगों के घरों में दरारें पड़ी उन्हें नाइट शेल्टर्स में ट्रांसफर्ड कर दिया गया, जिसमें 70 फैमिलीज को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाता है। वो भी कुछ हद तक स्थानीय लोगों के कई दिनों तक विरोध करने के बाद। जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड के अलावा शहर के मनोहर वार्ड, गांधी वार्ड और सिंधार वार्ड के मकानों में दरारें आती हैं। सिटी एरिया में लैंडस्लाइड से मकान ही नहीं बल्कि खेतों में दरारें पड़ती हैं और कई खेतों में तो दरारें 1 फीट चौड़ी हो जाती हैं और जहां से एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आता है और 2 दिनों तक नगर में भूधसाव से प्रभावित मकानों का सर्वे किया जाता है, जिसमें पता चलता है कि जोशीमठ सिटी में करीब 2000 मकान हैं, जिनमें 600 से ज़्यादा मकानों में दरारें आ चुकी हैं। मारवाड़ी वार्ड में दरारों के सिलसिलों के बाद कॉलोनी के पीछे की पहाड़ी से अचानक मटमैले पानी का रिसाव होता है और साथ ही बद्रीनाथ हाईवे पर मोटी दरारें आनी शुरू होती हैं और तहसील के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में दरारें आती हैं और भूधसाव से ज्योतेश्वर टेम्पल और टेम्पल परिसर में दरारें आने लगी। अगर ज्योतेश्वर टेम्पल की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने केरल के कालड़ी गांव से आकर अमरकल्प वृक्ष के नीचे तप किया, जहां उन्हें डिवाइन नॉलेज ऑफ लाइट, दिव्य ज्ञान ज्योति के दर्शन हुए। उन्होंने लुप्त हो रहे सनातन रिलीजन की रक्षा करी और यह कल्प वृक्ष भारत का सबसे पुराना 2500 साल पुराना वृक्ष है और शंकराचार्य द्वारा बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर पुनः स्थापित किया गया। तभी से इस पवित्र पीठ को ज्योतिष पीठ या ज्योतिश्वर टेम्पल कहा जाता है। हाँ, तो टॉपिक पे आते हैं कि मंदिर में दरारों के बाद सिंहधार वार्ड में बहुमंजिला होटल माउंट व्यू और मलारी जमीन धंसने से तिरछे हो जाते हैं और दीवारें चटकने लगती हैं। भूधसाव की स्थिति अभी के समय में और भी खराब हो गई है। स्थानीय लोगों द्वारा जोशीमठ रॉक से पानी रिसता हुआ देखा जाता है और जमीन से निकल रहा पानी खेतों की दरारों में घुस रहा है, जिससे और भी खतरा बढ़ रहा है। और यहाँ तक कि जोशीमठ स्थित ओली रोपवे टावर के अराउंड की जमीन में दरारें आ गई, जिसके बाद रोपवे का ऑपरेशन बंद कर दिया गया। और यही नहीं, भूधसाव का क्षेत्र आर्मी और आईटीबीपी के हेडक्वार्टर्स की ओर बढ़ना शुरू हो गया। आर्मी हेडक्वार्टर्स को जोड़ने वाली सड़क में दरारें सामने आती हैं। जोशीमठ में इंडियन आर्मी का ब्रिगेड और आईटीबीपी की एक बटालियन तैनात है। जोशीमठ भारत तिब्बत सीमा का अंतिम शहर है। फिर यहाँ से नीति और माणा घाटियाँ इंडियन तिब्बत बॉर्डर से जुड़ती हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए सिटी एरिया के सून ट्रीटमेंट की मांग को लेकर लोकल पीपल्स ट्रैफिक जाम का ऐलान करते हैं और हाईवे को जाम कर दिया जाता है। भूधसाव को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
एनटीपीसी की सभी परियोजनाओं, हेलंग बाईपास का निर्माण और म्यूनिसिपैलिटी एरिया में चल रहे सभी तरह के वर्क पर रोक लगा देती है, जिसमें लोकल पीपल्स मानते हैं कि इन्हीं प्रोजेक्ट के वर्क से कुछ हद तक जोशीमठ में दरारों का सिलसिला शुरू हुआ। प्रशासन एनटीपीसी और एचसीसी कंपनियों को आदेश देता है कि प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए 2-2000 प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग तैयार किए जाएं। लेकिन अपने पुराने घरों से शिफ्ट किए हुए लोग अपनी यादों की कहानी आंसुओं से बयां कर रहे हैं। नया आशियाना तो वक्त आने पर होगा, लेकिन अभी आंखों से बहते आंसू यादों की कहानी बयां करते हैं। लोग सुबह होते ही अपने कैंप से निकलकर अपने पुराने घरों को देखने जाते हैं और उन आशियानों को निहारते हुए उनकी आंखें भर जाती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद प्रशासन की तैयारी यह कि खतरनाक बिल्डिंग्स और होटलों और घरों को गिराया जाए। होटलों में माउंट व्यू और मलारी, क्योंकि दरार की वजह से लगातार पीछे खिसक रहे होटल आपस में टकरा चुके हैं। पहाड़ी के ढलान पर बने घरों के लिए ये बड़ा खतरा बन चुके हैं, क्योंकि यह पीछे के घरों में लुढ़क सकते हैं और ये ज़्यादा धंसेंगे तो कभी भी गिर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही है? कहें तो होटलों से पीछे वाले घरों को जो खतरा है वो तो टल जाएगा, लेकिन उन बढ़ती दरारों का क्या, जो कभी भी और तेजी से बढ़ सकती हैं? क्या प्रशासन उनको रोक पाएगा? और दूसरी बात, उस होटल के मालिक का क्या, जिसने अपनी कमाई से वह इमारत बनाई जो उसके सामने चूर चूर हो जाएगी। लेकिन अगर फीलिंग्स की बात करें तो जो अभी सिचुएशन है, किसी भी पॉइंट में लोगों की भावनाएं आहत होंगी। अगर होटल को ना गिराया जाए तो बढ़ती दरारों और भूधसाव से वह गिर जाएगा और दूसरे घरों को नुकसान पहुंचेगा। और अगर गिरा भी दें तो इन घटनाओं से कहीं ना कहीं घरों को नुकसान होना ही है। दोनों हालातों में बात एक ही नज़र आती है। लेकिन एक बात जो हम कहते हैं कि आज हमारा भारत विकास की ओर अग्रसर है, जिसमें नई नई टेक्नोलॉजियां शामिल हो रही हैं, जो अब मशीनी उपकरणों की ओर तेजी से भाग रहा है। क्या इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार धार्मिक धरोहर में पड़ती हुई उन दरारों को नियंत्रित कर सकती है, या वह दरारें बढ़ती ही जाएंगी? ऐसे कई सवाल हैं जो सभी के मन में उठते हैं। अगर टॉपिक पे आए तो होटल के मालिक सुंदरलाल सेमवाल ने कहा कि उन्हें प्रशासन की ओर से कोई नोटिस नहीं दिया गया और उन्हें मुआवजे को लेकर कोई लिखित आश्वासन नहीं दिया गया है। और ऐसा ही कुछ दूसरे होटल मालिक का भी कहना है। भूस्खलन के चलते पहाड़ों पर लाखों लोगों का जीवन संकट में है। अवैज्ञानिक और अनियोजित विकास के चलते पहाड़ तहस नहस हो रहे हैं। जोशीमठ अभी जिसका एक आईना बनता जा रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व निर्देशक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिज्म बेंगलुरु के निर्देशक डॉक्टर पीसी नवानी बेझिझक कहते हैं कि हम खुद आपदाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। हिमालय एक सक्रिय प्रणाली है, उसमें प्राकृतिक संतुलन बना हुआ है। यह संतुलन कई बार तो भारी बारिश और भूकंप आदि प्राकृतिक कारणों से बिगड़ता है, और दूसरा मानव जनित कारणों से प्रकृति का संतुलन तब खंडित होता है जब हम उसे गलत तरीके से छेड़ देते हैं। एक तरह से प्राकृतिक आपदा को मानव जनित अवैज्ञानिक गतिविधियां बढ़ा देती हैं, जैसे नदी के बहाव एरिया में मकानों का बनना और आपदा का आकार कई गुना ज़्यादा घातक होना, और सुरंग, सड़कें और बड़े निर्माण के लिए उसके प्राकृतिक संतुलन पर वैज्ञानिक अध्ययन जरूरी होता है। इन चीज़ों को देखते हुए हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम भी प्रकृति के सुरक्षा के कारणों की वजह बने, ना कि उसे असंतुलित करें। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक